कहानी की शुरुआत में हम साइबरट्रॉन प्लेनेट पर ट्रांसफॉर्मर्स के दो ग्रुप्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। साइबरट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स का होम प्लेनेट था, जहां पर सभी ट्रांसफॉर्मर्स दो ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप ऑटोबॉट्स का था और दूसरा डिसेप्टिकॉन्स का। ऑटोबॉट्स अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स थे, वहीं डिसेप्टिकॉन बहुत ही बुरे। ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन्स के बीच चल रही इस लड़ाई में ऑटोबॉट्स हारने की कगार पर थे, इसीलिए वो साइबरट्रॉन प्लेनेट को छोड़कर आकाशगंगा में किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डिसेप्टिकॉन्स उन्हें साइबरट्रॉन छोड़कर जाने नहीं देना चाहते थे। उनका मकसद सभी ऑटोबॉट्स को यहीं पर खत्म कर देना था। ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम B-127 नाम के एक ऑटोबॉट से कहता है कि मुझे आकाशगंगा में एक ऐसे प्लेनेट का पता चला है जिसके बारे में डिसेप्टिकॉन्स नहीं जानते। दरअसल ऑप्टिमस प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा था। ऑप्टिमस उससे कहता है कि तुम्हें अर्थ पर जाकर ऑटोबॉट्स की सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे और बहुत जल्द मैं बाकी के बचे सभी ऑटोबॉट्स को लेकर वहां पर आ जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी हालत में डिसेप्टिकॉन्स को अर्थ के बारे में पता ना चल पाए, क्योंकि अगर उन्हें अर्थ के बारे में पता चल गया तो हम सभी ऑटोबॉट्स का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए तुम्हें अर्थ की रक्षा करनी होगी। तभी अचानक से कुछ डिसेप्टिकॉन्स लॉन्च पैड को तबाह कर देते हैं, लेकिन B-127 लॉन्च पैड के तबाह होने से ठीक पहले एस्केप पॉड में बैठकर साइबरट्रॉन प्लेनेट से बाहर निकल आता है और अर्थ की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए साइबरट्रॉन पर ही रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। ये सोल्जर्स सेक्टर 7 नाम की एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते थे। इनका मकसद पृथ्वी पर होने वाली सभी एलियन एक्टिविटीज पर निगरानी रखना था। सोल्जर्स ट्रेनिंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक से B-127 क्रैश लैंडिंग करता हुआ सोल्जर्स के बीच अर्थ पर आ गिरता है और उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज खराब कर देता है। सोल्जर्स एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं और रेडियो पर कांटेक्ट करके तुरंत एक मेडिकल टीम को वहां पर आने के लिए कहते हैं। तभी कर्नल जैक की नजर B-127 पर पड़ती है। कर्नल को उसे देखकर खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वहीं B-127 वहां से भाग निकलता है और एक मिलिट्री जीप को स्कैन करके खुद को उस जीप की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जंगल में आगे की ओर भाग जाता है। सोल्जर्स लगातार उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर दबादब फायरिंग करते हैं। सोल्जर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो रास्ते में कुछ पेड़ों को काटकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है और कुछ दूर जंगल में आगे जाने पर उसे एक टनल दिखाई देती है जिसके अंदर वो छुपने की सोचता है। लेकिन इससे पहले कि वो टनल के अंदर जा पाता, कर्नल वहां आ जाता है और उसे अपनी जीप से टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। साथ ही सोल्जर्स B-127 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टक्कर लगने की वजह से B-127 का कोर सिस्टम खराब हो जाता है। वो कर्नल से कहता है कि मेरे ऊपर हमला मत करो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। तभी अचानक से यहाँ पर फाइटर जेट की शेप में उड़ता हुआ एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है जो B-127 के साइबरट्रॉन से निकलने के वक्त से ही उसका पीछा कर रहा था। वो B-127 और मिलिट्री वालों के ऊपर एक मिसाइल से हमला करता है और एक जोरदार धमाके के साथ उन सभी को उड़ा देता है। इसके बाद वो डिसेप्टिकॉन B-127 की खूब धुलाई करता है और उससे पूछता है कि बताओ ऑप्टिमस प्राइम और तुम्हारे बाकी के बचे ऑटोबॉट्स कहाँ छुपे हैं। लेकिन B-127 उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस पर वो डिसेप्टिकॉन उससे कहता है तो तुम अब आज के बाद चाहकर भी कभी किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। और इसी के साथ वो B-127 का वॉइस कमांड सिस्टम खराब कर देता है, जिस वजह से उसकी आवाज चली जाती है। इसके बाद वो उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और फिर दोबारा से उसके पास आकर उससे कहता है B-127 तुम साइबरट्रॉन प्लेनेट को छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए तुम्हें एक भगोड़ा घोषित किया जाता है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। वो B-127 को मारने ही वाला था, लेकिन इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाने के बावजूद भी B-127 उस डिसेप्टिकॉन के हाथ में लगी एक मिसाइल को एक्टिवेट करके उसे जान से मार देता है। जोरदार धमाके की वजह से B-127 की हालत भी खराब हो जाती है। साथ ही उसका वॉइस कमांड सिस्टम भी खराब हो चुका था और उसकी पावर भी डाउन होने वाली थी। किसी तरह वो इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और कुछ दूर आगे एक झील के पास आकर उसका सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उस डिसेप्टिकॉन के हमले की वजह से B-127 की याददाश्त भी चली गई है। लेकिन वो पूरी तरह से शट डाउन होने से ठीक पहले झील के दूसरे किनारे पर खड़ी एक पीले कलर की फॉक्सवैगन बीटल कार को स्कैन करके खुद को उस गाड़ी की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिफोर्निया में रहने वाली चार्ली नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं। चार्ली को मोटर कार्स का बहुत शौक है। चार्ली के पिता कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो अपने पिता को बहुत मिस करती है और इसी वजह से थोड़ा उदास रहती है। वहीं दूसरी ओर चार्ली को अपनी मॉम सैली और उनके नए बॉयफ्रेंड रॉन के रिश्ते से भी ऐतराज है, इसीलिए अक्सर उनकी उसके साथ नहीं बनती। चार्ली का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ओटिस है। साथ ही उनके घर में एक प्यारा सा डॉग भी रहता है जिसका नाम कोनन है। इसके बाद चार्ली अपनी माँ से कहती है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी, इसीलिए बर्थडे
बर्थडे पर मुझे $500 चाहिए ताकि मैं गैराज में खड़ी डैड की पुरानी कार को ठीक करवा सकूं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो जानती हो बेटा, नर्स की सैलरी डॉक्टर की आधी होती है और काम 2 गुना, इसीलिए उस कार को तुम फिर कभी और ठीक करवा लेना। इसके बाद चार्ली अपने काम पर निकल जाती है और पूरा दिन काम पर रहने के बाद वो घर लौटते वक्त अपने पिता के दोस्त अंकल हैंक के स्क्रैप यार्ड में जाती है ताकि वो वहाँ से पुरानी खराब गाड़ियों में से कुछ काम के स्पेयर पार्ट्स निकालकर अपने पिता की कार को ठीक कर सके। वो एक पुरानी बोट के अंदर से अपने काम की एक मोटर निकाल लेती है और तभी उसकी नजर स्क्रैप यार्ड में खड़ी उसी पीले रंग की बीटल कार पर पड़ती है, जो दरअसल कोई कार नहीं बल्कि ऑटोबॉट B127 है। चार्ली उस कार का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। कार के अंदर बैठने पर उसे काफी अच्छा फील होता है और जब वो उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो जाने अनजाने में B127 के अंदर से एक इमरजेंसी सिग्नल पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है और हम देखते हैं कि सैटर्न प्लेनेट के मून पर यानी शनि ग्रह के चंद्रमा पर 2 डिसेप्टिकॉन जिनका नाम शटर और ड्रॉपकिक था, वो दोनों वहां छुपे ऑटोबॉट्स को ढूंढ रहे थे। वो एक ऑटोबॉट को पकड़ भी लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ऑप्टिमस प्राइम कहाँ छुपा है, लेकिन वो ऑटोबॉट उन्हें कुछ नहीं बताता। और तभी अचानक से उन दोनों को B127 का इमरजेंसी सिग्नल मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सिग्नल तो अर्थ से आ रहा है। इसके बाद वो उस ऑटोबॉट को मार देते हैं और अर्थ पर B127 को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली अंकल हैंक के यहाँ से स्पेयर पार्ट्स लेकर सीधे घर आ जाती है और गैराज में खड़ी अपने डैड की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बनती, इसीलिए वो सीधे अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन वो सुबह सोकर उठती है और आज चार्ली का 18th बर्थडे है। चार्ली की मॉम उसे एक हेलमेट गिफ्ट करती है, वहीं रॉन उसे एक बुक देता है, लेकिन चार्ली के चेहरे पर हमें जरा भी खुशी नहीं दिखती क्योंकि वो अपने 18th बर्थडे पर अपने डैड की कार चलाना चाहती थी, लेकिन उस कार को वो अभी तक ठीक भी नहीं कर पाई है। इसके बाद चार्ली सीधे अंकल हैंक के स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि मुझे वो पीले रंग की बीटल कार चाहिए जिसके बदले में मैं पूरे 1 साल तक आपके यहाँ फ्री में काम करूंगी, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए अंकल हैंक प्लीज मना मत करना। चार्ली की बातें सुनकर अंकल हैंक का दिल भर आता है और वो उससे कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, वो बीटल कार आज से तुम्हारी हुई और तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जाओ खुश रहो मेरी बच्ची। इसके बाद चार्ली सालों से बंद पड़ी उस बीटल कार को साफ करती है और उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर उसे स्टार्ट करके सीधे अपने घर ले जाती है। इसके बाद वो उस कार को अपने घर में बने गैराज में खड़ी कर देती है और तभी कार का एक पार्ट निकलकर नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही चार्ली उस पार्ट को फिर से उसकी जगह पर लगाने के लिए गाड़ी के नीचे जाती है, तभी अचानक से B127 एक्टिवेट होकर अपने असली रूप में आ जाता है। चार्ली उसे देखकर घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो B127 को लड़खड़ाते हुए देखती है तो वहीं पर रुक जाती है और तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर सैली वहां आ जाती है। वहीं B127 फिर से कार की शेप ले लेता है। सैली चार्ली से कहती है कि गैराज से ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं, जिस पर चार्ली उनसे कहती है कि अंकल हैंक ने मुझे बर्थडे पर कार गिफ्ट की है, मैं बस उसे ठीक कर रही थी। इसके बाद शैली वहां से चली जाती है और उसके जाते ही B127 फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। चार्ली उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो एक बच्चे की तरह उससे डर रहा था। दरअसल चार्ली के हाथों में एक रिंच लगी थी, जिसे देखकर B127 डर रहा था और उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसीलिए वो लड़ना भी भूल गया था। इसके बाद चार्ली उस रिंच को फेंक देती है और अपने दोनों खाली हाथों से दिखाती है, जिस पर B127 अपने फेस को चार्ली के हाथों के पास ले आता है। चार्ली उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो, जिस पर B127 उसे सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद B127 चार्ली से पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो उससे कहती है कि मेरा नाम चार्ली वॉटसन है और मैं 18 साल की हूँ। इसके बाद चार्ली B127 से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था, अगर कुछ था तो बस एक नंबर B127, और ये नंबर ही उसकी पहचान थी। चार्ली B127 को एक नया नाम देती है बम्बल बी और इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शटर और ड्रॉपकिक B127 के सिग्नल को ट्रैक करते हुए पृथ्वी पर आ जाते हैं। शटर ड्रॉपकिक को बताता है कि B127 का सिग्नल इस महाद्वीप के पश्चिमी छोर से आया था, इसीलिए अब वो दोनों उस दिशा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब अगले दिन चार्ली सुबह सोकर उठती है तो वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। उसकी ये खुशी उसके नए दोस्त बम्बल बी की वजह से थी। वो बम्बल बी से मिलने के लिए सीधे गैराज में जाती है, लेकिन उसे गैराज में ना पाकर वो घबरा जाती है। वो तुरंत ओटिस के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुमने आज मेरी येलो कलर की कार को देखा था, जिस पर ओटिस उसे बताता है कि रॉन की गाड़ी किसी वजह से
खराब हो गई थी और मॉम को आज कॉनन को डॉक्टर के पास ले जाना था, इसीलिए वो तुम्हारी गाड़ी ले गई। इतना सुनते ही चार्ली बाइक पे सवार होकर अपनी मॉम के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। जल्द ही चार्ली रास्ते में अपनी माँ को ढूंढ लेती है और इससे पहले कि सैली को बम्बलबी की सच्चाई का पता चले, वो उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहती है और फिर उनसे कहती है कि कॉनन को डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी, आप घर जाएं मॉम, वहाँ ओटिस को आपकी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली बम्बलबी को एक खाली पड़े बीच पर ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोग अजीबोगरीब चीजें देखकर घबरा जाते हैं, अपने बंद कर सकते हैं या तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, इसीलिए वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम मेरे अलावा और किसी के सामने अपने असली रूप में कभी नहीं आओगे। बम्बलबी चार्ली की बात समझ जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्नल जैक का एक सोल्जर उसे बताता है कि अभी अभी 2 एलियन ट्रांसफॉर्मर्स की पृथ्वी पर लैंड होने की रिपोर्ट मिली है और वो सीधे टेक्सास शहर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जैक भी अपनी पूरी बटालियन को लेकर टेक्सास जाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में जैक का सामना उन दोनों डिसेप्टिकॉन शटर और ड्रॉप किक से होता है। वो दोनों जैक से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हम डिसेप्टिकॉन शांति के दूत और आकाश गंगा के रक्षक हैं, हमारे प्लेनेट साइबरट्रॉन पर जंग चल रही है और हमारा एक कैदी B-127 पृथ्वी पर छुपा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पृथ्वीवासी अपने सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हमारे प्लेनेट पर चल रही जंग की चिंगारियां पृथ्वी तक आ सकती हैं। जैक को उनके ऊपर शक होता है, इसीलिए वो उन्हें सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी पास ही में खड़ा जैक का सीनियर ऑफिसर डॉक्टर पॉवेल उन दोनों से कहता है कि अगर हम अपने मिलिट्री के टॉप ऑफिसर से बात करें तो शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके, इसीलिए तब तक आप हमारे साथ चलिए। शटर और ड्रॉप किक किसी भी तरह B-127 को ढूंढना चाहते थे, इसीलिए वो डॉक्टर पॉवेल की बात मान लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चार्ली और बम्बलबी जंगल में घूम रहे थे। चार्ली उससे पूछती है कि आखिर तुम आए कहां से हो, तुम्हारा कोई परिवार, भाई बहन या कोई दोस्त तो जरूर होगा। मेमोरी लॉस होने की वजह से बम्बलबी को फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चार्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद चार्ली बम्बलबी के वॉइस कमांड सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती है और तभी अचानक से कुछ समय पहले ऑप्टिमस प्राइम का भेजा हुआ एक मैसेज, जिसे बम्बलबी ने अभी तक नहीं देखा था, वो अचानक से प्ले होना शुरू हो जाता है। मैसेज में ऑप्टिमस प्राइम B-127 से कह रहा था कि डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ चल रही हमारी जंग अभी भी जारी है। ऑप्टिमस प्राइम के मैसेज को देखकर बम्बलबी की कुछ मेमोरी वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि कैसे हम साइबरट्रॉन प्लेनेट पर अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम के साथ डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे थे। तभी अचानक से वो मैसेज बीच में ही रुक जाता है क्योंकि बम्बलबी के कुछ स्पेयर पार्ट्स अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। चार्ली बम्बलबी को सीधे अपने घर ले जाती है और अपने डैड की पुरानी कार के रेडियो को निकालकर बम्बलबी के वॉइस कमांड सिस्टम की जगह लगा देती है और इस तरह बम्बलबी रेडियो पर चल रहे गाने और म्यूजिक की मदद से चार्ली से बातें करने लगता है। इसके बाद बम्बलबी की नजर चार्ली के डैड की म्यूजिक कैसेट्स पर पड़ती है। चार्ली को लगता है कि बम्बलबी डैड के म्यूजिक कैसेट्स को सुनना चाहता है, इसीलिए वो एक कैसेट को प्ले कर देती है। अपने डैड का म्यूजिक सुनकर चार्ली काफी इमोशनल हो जाती है और बम्बलबी से कहती है कि ये डैड की कार है जिसे हम दोनों मिलकर ठीक कर रहे थे, लेकिन वो बीच में ही मुझे छोड़कर चले गए और अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि ये कार किसी तरह से ठीक हो जाए। अगर ये कार एक बार भी स्टार्ट हो जाए तो शायद वो मुझे सुन पाएंगे। चार्ली की बातें सुनकर बम्बलबी भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे गले लगाकर उसके दुख को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं। डॉक्टर पॉवेल वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स को बताता है कि डिसेप्टिकॉन्स के पास आज तक की इजाद की गई सबसे एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। हम उनकी मदद करने के बदले में उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं और अगर हमने उन्हें मना किया तो वो अपनी टेक्नोलॉजी रशियंस के पास ले जाएंगे। रशियंस का नाम सुनते ही मिलिट्री जनरल डॉक्टर पॉवेल की बात मान लेता है और सैटेलाइट नेटवर्क एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद डॉक्टर पॉवेल उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को सेक्टर 7 के कंट्रोल रूम में ले जाता है जहां से वो B-127 को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट, टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट नेटवर्क को आपस में जोड़कर उसका एक इंटरकनेक्टेड वेब बना देते हैं, जिसके थ्रू अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर बिजली का एक छोटा सा झटका भी आया तो उन्हें तुरंत उस जगह की लोकेशन का पता चल जाएगा। वहीं कर्नल जैक को ये सब देखकर काफी डर लग रहा था और वो जनरल से कहता है कि अपनी सारी टेक्नोलॉजी को 2 एलियंस के हाथों में दे देने का अंजाम ना जाने क्या होगा, जिस पर जनरल उससे कहता है कि ये जो भी कर रहे हैं इन्हें करने दो। एक बार जब ये B-127 को ढूंढ लेंगे तो हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाकी के सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढ निकालेंगे और फिर मैं तुम्हें उन्हें खत्म करने की परमिशन दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली का पड़ोसी मेमो उसे काफी पसंद किया करता था और वो उसे डेट पर ले जाने के लिए प्रपोज करने उसके घर आता है,
लेकिन जैसे ही वो चार्ली के घर के अंदर जाता है तो बम्बल बी को उसके असली रूप में देखकर शॉक में चला जाता है। चार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। जिस पर मैमो चार्ली की बात मान लेता है और फिर अगले दिन वो दोनों बम्बल बी के साथ एक राइड पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद शाम को घर लौटते वक्त बम्बल बी काफी तेज स्पीड से चल रहा था, जिस वजह से एक पुलिस वाला उनका पीछा करने लगता है। पुलिस को अपने पीछे आते हुए देख चार्ली और मैमो घबरा जाते हैं, लेकिन बम्बल बी बड़े ही शानदार तरीके से रोड पर चल रही सभी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए पुलिस वाले को काफी पीछे छोड़कर आगे निकल आता है और वो तीनों सीधे अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद चार्ली अगले दिन काम पर जाने से पहले बम्बल बी से कहती है कि तुम्हें मेरे वापस आने तक गैराज में कार बनकर ही रहना होगा। चार्ली के जाने के बाद बम्बल बी कोनन को देखकर अपने असली रूप में आ जाता है और फिर कोनन का पीछा करते हुए घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो घर के अंदर मौजूद सभी छोटी बड़ी चीजों को देखकर उनके साथ छेड़खानी करने लगता है। साथ ही वो साइज में इतना बड़ा था कि जाने अनजाने में घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ देता है। तभी बम्बल बी की नजर एक कॉफी मशीन पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह की मशीन है और गलती से उसके हाथों से कॉफी मशीन का वायर प्लग से बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वायर का क्या करना है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के बोर्ड पर पड़ती है और वो जैसे ही उसके अंदर अपनी उंगली घुसाकर चेक करता है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर सेक्टर 7 में डॉक्टर पावेल को उस बिजली के झटके की वजह से बम्बल बी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और फिर वो दोनों डिसेप्टिकॉन और पूरी मिलिट्री फोर्स उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं मैमो को चार्ली के घर से शोर शराबे की काफी आवाज आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत चार्ली को फोन करके घर आने के लिए कहता है। चार्ली तुरंत अपना काम छोड़कर घर वापस आ जाती है और घर के अंदर जाने पर सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा हुआ देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बम्बल बी पर थोड़ा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें गैराज से बाहर आने के लिए मना किया था, अब मैं मॉम को क्या जवाब दूंगी, वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। इसके बाद चार्ली घर की हालत ठीक करने की कोशिश करती है और तभी उसका भाई और मॉम घर पर आ जाते हैं। घर की ऐसी हालत देखकर चार्ली की माँ और उसका भाई शॉक में चले जाते हैं। सैली चार्ली पर बहुत गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसीलिए वो सैली से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। और इतना कहकर वो मैमो के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर चली जाती है और कुछ दूर आगे जाने पर मिलिट्री वाले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कर्नल जैक चार्ली और मैमो को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और जैसे ही सोल्जर उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी बम्बल बी सोल्जर्स को दूर फेंककर चार्ली को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो दोनों डिसेप्टिकॉन वहां आकर बम्बल बी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी कर्नल भी वहां आ जाता है और बम्बल बी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेता है। इसके बाद जब चार्ली की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाती है और कर्नल जैक को उसके पेरेंट्स से बात करता देख चौंक जाती है। जैक उसके पेरेंट्स से कहता है कि आपकी बेटी ने एक बहुत ही खतरनाक एलियन वॉर मशीन को चुराया है, वो अभी सिर्फ 18 साल की ही है, इसीलिए हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी बेटी को उस एलियन मशीन से दूर रखना होगा। इसके बाद चार्ली अपने रूम में वापस आ जाती है और बम्बल बी को ढूंढने के लिए चुपचाप घर से बाहर निकल आती है। चार्ली सीधे मैमो के घर जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे देख लेता है और कहता है कि मैं अभी मॉम को जाकर बताऊंगा कि तुम दोबारा घर से बाहर निकल आई हो। चार्ली किसी तरह अपने भाई को बहला फुसलाकर मैमो के घर के अंदर ले आती है और टीवी पर न्यूज देखने पर उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री वालों ने एक एलियन मशीन को पकड़कर सेक्टर 7 के हेडक्वार्टर पर रखा हुआ है। किसी तरह चार्ली अपने भाई को समझा बुझाकर घर भेज देती है और मैमो को अपने साथ लेकर सेक्टर 7 के हेडक्वार्टर पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो दोनों डिसेप्टिकॉन बम्बल बी को इंटेरोगेट कर रहे थे ताकि वो उन्हें बता दे कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ छुपा है। बम्बल बी को टॉर्चर करते वक्त अचानक से ऑप्टिमस प्राइम का वही मैसेज फिर से ओपन हो जाता है जो उसने कुछ समय पहले बम्बल बी को भेजा था। मैसेज में ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी से कह रहा था कि तुम्हें अर्थ को सुरक्षित रखना होगा ताकि हम डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रख सकें और बहुत जल्द बाकी ऑटोबॉट्स के साथ मैं भी अर्थ पर आने वाला हूँ। इस मैसेज को देखने पर उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को पता चल जाता है कि कुछ समय बाद ऑप्टिमस प्राइम हमें अर्थ पर ही मिलेगा। शटर ड्रॉपकिक से कहता है कि हमें अर्थ के सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करके साइबरट्रॉन पर एक मैसेज भेजना होगा और फिर हम अपनी पूरी आर्मी को यहाँ बुलाकर ऑटोबॉट्स के साथ साथ इंसान और इस पूरे प्लेनेट को जलाकर खाक कर देंगे। डिसेप्टिकॉन्स की बातें सुनकर डॉक्टर पावेल को उनके खतरनाक इरादों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो जैक को रेडियो पर कांटेक्ट करके मरने से पहले सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वो बम्बल बी को भी मार देते हैं और साइबरट्रॉन पर मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं चार्ली ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी सामने नहीं आ सकती थी। वो बम्बल बी को इस तरह
मारता हुआ देख बहुत दुखी होती है। वो उससे कहती है कि तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, और तभी वो एक इलेक्ट्रिक गन की मदद से बम्बल बी को बिजली का एक जोरदार झटका देकर जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक देने पर भी कुछ नहीं होता। चार्ली को यकीन नहीं हो रहा था कि बम्बल बी अब नहीं रहा, लेकिन तभी अचानक से बम्बल बी एक्टिवेट हो जाता है और उसे फिर से जिंदा देखकर चार्ली अपने गले लगा लेती है। साथ ही हमें पता चलता है कि शॉक की वजह से धीरे धीरे बम्बल बी की खोई हुई याददाश्त भी वापस आने लगती है। इसी बीच कर्नल जैक मिलिट्री सोल्जर्स के साथ वहां आ जाता है। चार्ली बम्बल बी को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो भागने की बजाय चार्ली को बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से सोल्जर्स बम्बल बी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी चार्ली को बेबस हालत में देखकर बम्बल बी की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाती है, और फिर हमारा हीरो बड़े ही शानदार तरीके से कर्नल जैक और पूरी आर्मी को चुटकियों में तबाह कर देता है। बम्बल बी का ये रूप देखकर चार्ली भी हैरान रह जाती है और उसे हमला करने से मना करती है। बम्बल बी को इस तरह लड़ता हुआ देख चार्ली समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। इसके बाद चार्ली उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को रोकना होगा, नहीं तो उनकी पूरी फौज अर्थ पर आ जाएगी और तुम्हारे साथ साथ हम इंसानों को भी खत्म कर देगी। बम्बल बी चार्ली को लेकर तुरंत सैटेलाइट टावर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है और मेमो वहीं पर रुक जाता है ताकि वो मिलिट्री वालों को बेवकूफ बनाकर उनके पीछे जाने से रोक सके। मेमो मिलिट्री वालों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी एक भी गाड़ी नहीं रुकती और वो सीधे बम्बल बी का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चार्ली के पेरेंट्स और उसका भाई पूरे शहर में चार्ली को इधर उधर ढूंढ रहे थे और जल्दी उनकी नजर चार्ली की गाड़ी पर पड़ती है। सैली चार्ली को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहती है, जिस पर चार्ली उससे कहती है कि मॉम मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और इतना कहकर वो आगे निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल जैक भी चार्ली का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी रॉन चार्ली की मदद करने के लिए कर्नल जैक की गाड़ी के सामने जानबूझकर अपनी गाड़ी रोककर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिसेप्टिकॉन सैटेलाइट टावर पर पहुंच चुके थे। ड्रॉप किक अपने कम्युनिकेशन बीकन को सैटेलाइट टावर के साथ कनेक्ट कर देता है और शटर साइबरट्रॉन पर सिग्नल भेजने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बम्बल बी और चार्ली भी सैटेलाइट टावर पर आ जाते हैं। बम्बल बी चार्ली को एक कचरे के डिब्बे में छुपाकर वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो सैटेलाइट टावर को तबाह करने के लिए उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर ड्रॉप किक उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर जोरदार हमला करने लगता है। इसी बीच चार्ली कचरे के डिब्बे से बाहर निकल आती है और बम्बल बी की मदद करने के लिए वो सीधे रेडियो टावर की तरफ जाने लगती है। चार्ली किसी तरह एक क्रेन पर चढ़कर टावर तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो शटर को सिग्नल भेजने से रोक सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर में सवार होकर कर्नल जैक भी आ जाता है और शटर को रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर बम्बल बी और ड्रॉप किक आपस में बड़ी ही बुरी तरह से लड़ रहे थे। बम्बल बी एक लोहे की मोटी चेन के अंदर ड्रॉप किक को फंसाकर तबाह कर देता है और इसी बीच चार्ली किसी तरह से सैटेलाइट टावर तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल जैक का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन बम्बल बी सही वक्त पर हेलीकॉप्टर को पकड़कर सेफली नीचे उतार देता है और कर्नल की जान बचा लेता है। बम्बल बी ने मेरी जान बचाई है, ये देखकर कर्नल बड़ा ही हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शटर चार्ली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बम्बल बी उसके ऊपर फायर करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर चार्ली उस बीकन के कनेक्शन काट देती है, जिस वजह से ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। इसके बाद हम शटर और बम्बल बी को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। शटर बम्बल बी से काफी ज्यादा ताकतवर था, वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी बम्बल बी अपना तेज दिमाग चलाता है और समुद्री पानी को रोक कर रखने वाले डैम को तोड़ देता है, जिस वजह से एक बड़ा सा जहाज अंदर की तरफ पानी में बहता हुआ चला आता है और शटर उस जहाज से टकराकर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर बम्बल बी पानी के अंदर डूबने लगता है। बम्बल बी को डूबता हुआ देखकर चार्ली सैटेलाइट टावर से सीधे पानी में नीचे कूदकर उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम इस तरह पानी में डूबकर नहीं मर सकते, तुम्हें बाहर निकलना होगा। चार्ली की बातें सुनकर बम्बल बी एक बार फिर उठ खड़ा होता है और उसे लेकर पानी से बाहर निकल आता है। इस तरह बम्बल बी फाइनली अर्थ को डिसेप्टिकॉन से बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कर्नल भी ये बात समझ चुका था कि बम्बल बी से हमें कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो उसे मिलिट्री वालों के आने से पहले वहां से सेफली निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली बम्बल बी को लेकर गोल्डन गेट ब्रिज के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों के अलग होने का वक्त आ चुका है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असली मकसद हम दोनों की दोस्ती से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे साथियों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है बम्बल बी, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर बम्बल बी गोल्डन गेट ब्रिज पर जा रही एक लेटेस्ट फॉक्सवैगन कार को स्कैन करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बम्बल बी का ये नया रूप देखकर चार्ली बहुत खुश
होती है। इसके बाद बम्बलबी चार्ली को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि आगे जाकर उसे गोल्डन गेट ब्रिज पर अपना लीडर ऑप्टिमस प्राइम मिलता है, जिसने खुद को एक बड़े से ट्रक की शेप में ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। मूवी के लास्ट सीन में हम बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के साथ साथ बाकी के बचे हुए ऑटोबॉट्स को भी अर्थ पर आते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली को पता चलता है कि बम्बलबी ने उसके डैड की कार को उसे बिना बताए ही ठीक कर दिया था, जिसके बाद वो अपने डैड की कार को लेकर एक लंबी राइड पर निकल जाती है और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।